हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। जैसा कि हमने कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान के यूनिट फर्स्ट का पृथ्वी और आकाश चैप्टर के बारे में जाना था, जिसका हमने पार्ट 2 कल जान लिया था। उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लें। चलो शुरू करें क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेवीएस हॉल्डेन ने सबसे पहली बार ये सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वो उन जैविक पदार्थों से हुई है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टैनल एल मिलर ने और हेरोल्ड सी डरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जो प्राचीन वातावरण के समान था। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड थे। उसमें एक पात्र में जल भी था जिसका तापमान 100 से कम रखा गया। जब गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गईं तो आकाशीय बिजली के समान थी। मीथेन से 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल गया। ऐसे अमीनो अम्ल की संश्लेषित हुए जो प्रोटीन का अणुओं का निर्माण हुआ। इसी आधार पर हम जीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। इसमें इन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन्होंने अजैविक पदार्थ इस प्रयोग में इन्होंने अजैविक पदार्थ के संबंध में एक प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आगे देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के मुताबिक चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है? जैव विकास के संबंध में उन्होंने कहा है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल से हुई है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो रासायनिक क्रियाओं और भौतिक क्रियाओं के मेलजोल से हुई है, दोनों के रिलेशन से हुई है। ठीक है, इसमें रासायनिक क्रिया भी भाग लेंगी और भौतिक क्रिया भी भाग लेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्विन का मानना है, डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो श्वास नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण ये निम्न कारण है। तो पहला देख लेते हैं, रासायनिक पदार्थों के सहयोग से। रासायनिक पदार्थों के सहयोग से किस प्रकार से हुई है ये हम जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों के कुछ संयोजनों से हुई है जो सब जल में घटित है। पृथ्वी की सतह पर बारिश होने से मीथेन और अमोनिया वायुमंडल में जल निकाय में घुल जाती है। पृथ्वी की सतह पर जब बारिश होती है तब मीथेन जो है और अमोनिया दोनों आपस में वायुमंडल में घुल जाती हैं। इन जल निकायों में कई नई रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि इन जल निकायों में कई रासायनिक क्रियाएं हुई जिसमें अमीनो एसिड बना। क्या बना? अमीनो एसिड बना। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीनो एसिड पुनर्संयोजित होकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड जो था वो पुनर्संयोजित होकर मतलब आगे रिएक्शन करके वो क्या बना? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे जीवन के जैव अणुओं का उत्पादन किया। मतलब अमीनो एसिड जो है आगे रिएक्शन करके उसने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरह जैव अणुओं का उत्पादन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती दौर में वायुमंडल में आकाशीय बिजली की पर्याप्त घटनाएं होती रही होंगी ताकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो सके, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो सके। नेक्स्ट है, लेकिन नए अध्ययन के अनुसार सूर्य के परावैंगनी प्रकाश प्राचीन महासागरीय चट्टानों में घुलित लोहे की वजह से समुद्र में पहुंचने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हिस्सा नष्ट हो जाता है और यह नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। इसी कारण समुद्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ही कम रह गए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति महासागर से होना कठिन है। लेकिन तालाब इसके लिए उपयुक्त है। तालाब जो है इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान का विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। तो देख लेते हैं भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो पहला है चंद्रयान-1। पहला है चंद्रयान-1। भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। कब किया? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। अगला देखते हैं मंगलयान। मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था। यह भारत का पहला मंगल मिशन था जो 5 नवंबर 2013, कब? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। भारत ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान को स्थापित किया। भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में अपना सफलतापूर्वक यान को स्थापित किया। अगला देखते हैं GSLV Mk3। अगला देखते हैं GSLV Mk3। यह देश का सबसे भारी, ये कैसा था? यह देश का सबसे भारी रॉकेट था जो 5 जून 2017 को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट में 3136 का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया था। इस रॉकेट में 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT साथ लेकर गया था। अगला देखते हैं PSLV। भारत ने 14 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। भारत ने 14 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दुनिया के, अब देख लेते हैं दुनिया के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। ठीक है, यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन था। इसे 5 अंतरिक्ष एजेंसियां ने ठेका लिया था, मतलब ठेकेदारों के द्वारा इसे लॉन्च किया था, जिसमें नासा प्रमुख थी। नासा थी संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा किसकी है? नासा किसकी एजेंसी है? तो नासा जो है वो USA की एजेंसी है। किसकी है? USA की एजेंसी है। रॉस्कोस्मोस ये रूस की है। ESA यूरोप की। जाक्सा जापान की है। CSA कनाडा शामिल थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण पहल। SII अंतरिक्ष सैटेलाइट अन्वेषण पहल। ठीक है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति जॉर्ज SW बुश ने कब की? 20 जुलाई 1989 को। कब की? 20 जुलाई 1989 को की थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजना और अंत में मंगल ग्रह पर भेजना। इसका मकसद था कि चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजना और अंत में मंगल ग्रह पर भेजना था। किसका ये मकसद था? अंतरिक्ष अन्वेषण पहल का। अगला देखते हैं अंतरिक्ष अन्वेषण पहल का इतिहास। इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे इसका इतिहास है, कैसे हुआ था। ठीक है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। 1970 के दशक में मेरियन अंतरिक्षयान मंगलयान की परिक्रमा कर रहा था और उसकी सतह पर मानचित्रण कर रहा था। वहीं वॉयेजर अंतरिक्षयान ने बृहस्पति और शनि उनके बीच छल्लों और उनके चंद्रमाओं की तस्वीर भेजी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसरो क्या है? इसरो
क्या है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल रिसर्च इंटरनेशनल क्या होती है? क्या होती है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसे अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज सक्षम है, बल्कि दुनिया देशों से व्यापारिक स्तर पर सहयोग भी कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण PSLV और GSLV की सहायता से PSLV और GSLV की सहायता से इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण PSLV और GSLV की सहायता से कृत्रिम और भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। अक्टूबर 1958 में यह कार्य शुरू हुआ। तब से आज तक अमेरिका अंतरिक्ष अन्वेषण संपूर्ण कार्यक्रम नासा में संचालित होता था। अब हमारी जो कंपनी है वो इसरो है। इसरो से ही सारे रॉकेट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें अपोलो चंद्रयान अभियान, स्कॉलवेल अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। वर्तमान में नासा अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रहा है तथा ओरियन बहुउपयोगी कर्मी फल वाहन व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण और विकास पर केंद्रित कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान। मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान, स्वदेश मतलब कि स्वदेश हमारे देश के द्वारा ही निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस के बाद भारत विश्व का चौथा देश, भारत जो है वो विश्व का चौथा देश, कौन सा? चौथा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में तथा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इसमें केवल भारत ने अपने पहले प्रयास में सफलता अर्जित की। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान की सफलता प्राप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। ये BTC 2015 में आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये BTC 2015 में आया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं छाया। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, जहाँ से प्रकाश आता है उस मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाती है। जिससे वस्तु जो है वो दूसरी ओर इस साइड प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाती है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको प्रकाश जहाँ जा रहा है उस मार्ग में रख दें। जैसे कि फिर से देखते हैं हम इसको, एक वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो गई जो प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु आर पार से रोक दी जाती है, इधर उधर से रोक दी जाती है, जिससे वस्तु दूसरी ओर प्रकाश, यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो प्रकाशहीन क्षेत्र जो है वो हमारा छाया कहलाता है। अगला देखते हैं प्रछाया और उपछाया। प्रछाया और उपछाया वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है। वस्तु की छाया
तथा मध्य भाग में जो अधिक काला होता है प्रछाया कहलाता है, तथा प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती जो कम काला भाग होता है वो उपछाया कहलाता है, और जो अधिक काला होता है, इसमें जो अधिक काला भाग होता है वो प्रछाया कहलाता है, और जो कम कम काला होता है वो क्या कहलाता है, वो उपछाया कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है वो क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। वस्तु की छाया तथा जो मध्य भाग, जो बीच का भाग है, वो हमारा प्रछाया कहलाता है, जो अधिक काला है, और जो कम काला होता है वो हमारा उपछाया कहलाता है। तो ये थी हमारी पृथ्वी और आकाश यूनिट का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना था। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।